हेडिंग लगाओ, एक नया टॉपिक, सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कौन कौन से सेंटर मिलते हैं, कौन कौन से सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, नाम बताओ एक बार। कौन कौन सा सेंटर होता है, सुना होगा। सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और एक होता है इन सेंटर। तो बिल्कुल इन्हीं चारों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, इन सेंटर। इन सेंटर, इसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे हम लोग, इन सेंटर आई। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज इन सेंटर, एक ट्रायंगल में इन सेंटर होता क्या है, तो क्या बोलोगे तुम? मीडियंस की बात नहीं है, कुछ और बोलो। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में भी कौन सा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यानी कि एक ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। लिखो, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, internal angle bisectors of a triangle intersect at a point. The internal angle bisectors of a triangle intersect at a point which is known as the incenter of the triangle, which is known as the incenter of the triangle. The internal angle bisectors of a triangle intersect at a point which is known as, यानी कि उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, which is known as इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखना ध्यान से बच्चों, बोर्ड पे थोड़ी देर, 2 मिनट। एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x3 y3। साइड लेंथ BC को A के अपोजिट में है तो इसको स्मॉल a बोला करते हैं, ये सबको पता होगा। B के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल b बोल दें, और C के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल c से नाम दे देते हैं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये जो एंगल A है, इसको कोई लाइन रहा होगा जो बाइसेक्ट कर रहा होगा, इस लाइन को बोलते हैं बच्चों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये क्या करता है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो वैसे ही इस वाले एंगल का रहा होगा एक एंगल बाइसेक्टर, वैसे ही इस वाले एंगल का रहा होगा एक तीसरा एंगल बाइसेक्टर। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों आई, इन सेंटर। ये पॉइंट का नाम है इन सेंटर। बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे इस आई का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, ठीक है ना। कैसे निकल के आएगा, ध्यान से देखें। अगर मैं इसको मान लेता हूं डी, तो सबसे पहले मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा क्लास 10 की। पहली बात, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर तुमसे मैं पूछूं BD बाई DC, क्या होगा? ऐसे हवा मत बोलो यार। AB बाई AC, AB बाई AC, बहुत बढ़िया बच्चे। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को बाकी दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AB डिवाइडेड बाई AC में। AB का मतलब C और AC का मतलब स्मॉल b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ये जो इन सेंटर है I, ये एंगल बाइसेक्टर को, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं AI बाई ID, इसका वैल्यू क्या होगा? इन सेंटर एक एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AI बाई ID? 2:1 मत बोलना, मत बोलो, गलत है वो। सबके दिमाग में एक ही चीज चलते रहता है, 2:1 है। ये होता है AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC। That means sum of 2 sides to the opposite sides. This is the ratio in which in center divides the angle bisector. सुनते जाए मेरी बात। AB प्लस AC का मतलब हो गया C प्लस B डिवाइड बाई A, C प्लस B डिवाइड बाई A, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना, ये पॉइंट D था, ऐसे देखो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। ये पॉइंट B था x2 y2,
ये पॉइंट सी था, x3 y3, और यहां पे पॉइंट था डी, और ये रेशियो हमको पता लग चुका, बी डी इज टू डी सी, किधर गया, बी डी इज टू डी सी, दैट इज सी बाई बी, ये सी बाई बी का रेशियो है। तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला से डी का कोऑर्डिनेट बता सकता हूं बच्चों? कितना आता सेक्शन फॉर्मूला? याद करो, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइड बाई सी प्लस बी, वाई कोऑर्डिनेट कितना, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी। अरे क्या मैं सही लिख रहा हूं? डी का कोऑर्डिनेट, अच्छा यहां पे कहीं ए है बच्चों, इधर कहीं ए है अपना, ठीक, और यहां पे कहीं आई है, आई। अब देखना, ए आई बाई आई डी भी मुझे पता है, ए आई बाई आई डी होता है सी प्लस बी, ये है सी प्लस बी और ये है ए, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो क्या मैं आई का कोऑर्डिनेट फिर से सेक्शन फॉर्मूला से निकाल दूं? डी पता है, ए पता है, और ये रेशियो पता है, तो क्या मैं आई का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? बताओ कितना लिखूं? mx2, यानी कि c प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, इसको इससे इधर लेके आऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा, यही ना, c प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करूं तो c प्लस बी कैंसल, देखो बचता cx3 प्लस bx2, प्लस a को इससे मल्टीप्लाई करता तो ax1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि c प्लस बी प्लस a, c प्लस बी प्लस a। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, c प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो c प्लस बी कैंसल, बचता cy3 प्लस बी वाई टू प्लस ए इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई अगेन सी प्लस बी प्लस ए। तो बच्चों कुल मिला के आई का जो कोऑर्डिनेट मिलता है दैट इज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? कौन सा पॉइंट? ये m है, ये n है, सेक्शन फॉर्मूला बच्चे, ये m है, ये n है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, ये x1 y1 है, ये मान लो x2 y2 है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, वही तो लिखा है, दिस इंटू दिस करूंगा तो c प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, प्लस a इंटू दिस, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई m प्लस n, तो c प्लस बी प्लस a, m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू, ऐसे सोचो तुम, ये m है, ये n है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, नोट करें। तो जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। हो गया?
बच्चे क्लास 10 थ्योरम है ये। क्लास 10 में थ्योरम है ये कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। चाहो तो लिख लो, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, वहां से ये लिखा है। और एक और थ्योरम आता है कि इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू साइड्स टू द अपोजिट साइड। इन सेंटर डिवाइड्स, हाँ, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स the opposite side in the ratio of other two side। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स the opposite side in the ratio of other two sides। हो गया। और इसके नीचे भी चाहो तो लिख लो, इन सेंटर divides an angle bisector, in center divides an angle bisector, in center divides an angle bisector in the ratio of sum of two sides to the opposite side। in center divides the angle bisector in the ratio of sum of two sides to the opposite side। sum of two sides to the opposite side। लिख लिया सबने? याद रखना, आज के बाद ये थ्योरम काम आ सकता है कहीं कहीं। चलो एक सवाल लिखो, A12 0 B05 C12 5 are the vertices of a triangle ABC। A12 0 B05 C12 5 are the vertices of a triangle ABC। फुल स्टॉप। आगे लिखो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, internal angle bisector of A intersect the opposite side BC at D, capital D। Internal angle bisector of A intersect the opposite side BC at point D, intersect the opposite side BC at point D। then find coordinate of point D, then find coordinate of point D, also find in center of triangle ABC। find coordinate of point D and also find in center of triangle ABC। also find in center of triangle क्या, A12 0 B05 C12 5 are the vertices of a triangle ABC। हो गया यहां तक? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A meets the opposite side BC at point D। देन, अरे यार कैसे सुनते हो तुम लोग, 4 बार में सुनाई नहीं देता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स द अपोजिट साइड BC एट पॉइंट D, या फिर इंटरसेक्ट द अपोजिट साइड BC एट पॉइंट D। हुआ? देन तो उतना ही तो है सवाल।
चलो भाई बोर्ड पे देखो सब लोग। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ मोटा मोटी। लेट अस सपोज दिस इज ए 12 0, दिस इज बी 0 5 एंड दिस इज सी 12 5। बोल रहा है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है वो अपोजिट साइड BC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट D है। तो मुझे D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो D का कोऑर्डिनेट तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे AB BC और AC का लेंथ बता दो, यानी कि A के अपोजिट में A का वैल्यू कितना आएगा, B के अपोजिट में B का वैल्यू कितना आएगा और C के अपोजिट में स्मॉल c कितना आएगा। निकालो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। BC का लेंथ निकालो कितना आएगा, √12 स्क्वायर प्लस 0। देखो तो A का वैल्यू 12 आ रहा है क्या, स्मॉल a। AC का लेंथ चेक करो, 12 माइनस 12 0, 0 माइनस 5 5 स्क्वायर 5 आएगा। और AB का लेंथ चेक करो बच्चों, 12 माइनस 0 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर होता है, यानी कि 13 आ जाएगा, आएगा। हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, और ये एंगल बाइसेक्टर है। और थ्योरम बोलता है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को अदर टू साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर BD बाई DC की बात करें, BD बाई DC ये रेशियो, तो AB डिवाइडेड बाई AC, यानी कि ये रेशियो होगा बच्चों 13:5 का, यानी कि ये 13 और ये 5। सही बात। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, B पता है, C पता है, रेशियो पता है, तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेक्शन फॉर्मूला से निकालो। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, कितना आ रहा है, 13 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 5। और y कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 13 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 5 कितना आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट करो D का कोऑर्डिनेट। कितना आ रहा है, अरे उसको कैंसिल करो। ट्वेंटी 26/3 आएगा क्या, और y कोऑर्डिनेट देखें तो 65 प्लस 25 90 डिवाइड बाई 18 5 आएगा क्या। तो ये आ गया बच्चों D का कोऑर्डिनेट। अब अगला कहानी है इन सेंटर निकालना। I फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको। फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। देखिए कैसे अप्लाई करना है, ध्यान दे बोर्ड पे। a का वैल्यू है 12 और इसके अपोजिट में है बच्चों x1 y1, ख्याल रहे। तो ax1 का मतलब 12 इंटू 12 प्लस by1 का मतलब इसके अपोजिट में y1 सॉरी वो x2 5 इंटू 0 प्लस cx3 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c 12 प्लस 5 प्लस 13। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ay1 12 इंटू 0 प्लस by2 5 इंटू 5 प्लस cy3 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c 12 प्लस 5 प्लस 13। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। ax1 bx2 cx3 ay1 by2 cy3, यानी कि जो साइड है उसके अपोजिट वाला। देखो तो कितना आएगा, मुझे नहीं पता, तुम बोलते हो तो मैं मान लेता हूं, बाकी लोग वेरीफाई कर लेना। इसका आंसर मेरे पास नहीं है। नीचे 30 आएगा, ऊपर आएगा 144 प्लस यहां से आ जाएगा कितना
तो कितना होता है, 300 होता है नहीं, 300 डिवाइड बाई 30 10। देख लो बाकी लोग, ठीक है क्या? तो इसमें दो सवाल बनते हैं बच्चों, एक तो ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पूछना और दूसरा इन सेंटर निकालना। ये दो सवाल बनते हैं इन सेंटर के ऊपर। नेक्स्ट अगले सेंटर की तरफ अगर मूव करें, उसका नाम है सेंट्रोइड के पास चलते हैं। सबसे आसान यही है, दुनिया में लोगों को यही याद रहता है, सेंट्रोइड। इसको जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रोइड? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। लिखो एक लाइन, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि एक ट्राइंगल के सारे मीडियंस, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोइड। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए कहानी सिंपल है पहले से। लेट अस सपोज दिस इज ए x1 y1, दिस इज b x2 y2 एंड दिस इज c x3 y3। ध्यान देना बोर्ड पे, मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करो जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यही होता है क्या? इस वैसे ही दूसरा मीडियन रहा होगा और वैसे ही तीसरा मीडियन रहा होगा। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज नोन एज जी, सेंट्रोइड। अब देखो यहां कहानी कॉम्पेरेटिवली सिंपल है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को देखो, अगर इसको डी नाम दे दूं, तो ये बीसी का मिड पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। डी निकल गया। अब डी पता है, ए पता है। अच्छा एक और थ्योरम बचपन का, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। यही होता है 2:1 जो लोगों को याद रहता है। तो अब सही जगह यूज करना, इसको कंफ्यूज मत होना। चाहो तो साइड में कहीं जिसको नहीं याद हो लिख सकते हो, सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। अब देखो ये रेशियो पता है, ए जी बाई जी डी, ए पता है, डी पता है, जी का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। अगेन सेक्शन फॉर्मूला mx2, तो 2 इंटू दिस करूं तो देख रहे हो 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख देता हूं यार, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 2 इंटू दिस, 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 इंटू प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। और आप देखोगे ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x3 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये कहानी है। सबसे सिंपल फॉर्मूला यही होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हो गया? अच्छा इसके बारे में एक और बात है, एक और प्रॉपर्टी है इसका। ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये 3 ट्रायंगल बनाता है। देखो ए जी बी, दूसरा ट्रायंगल बी जी सी, और तीसरा ट्रायंगल ए जी सी। सेंट्रोइड जो होता है वो किसी भी ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और तीनों का एरिया बराबर होता है। एक और प्रॉपर्टी है इसका, नीचे नोट डाल के लिख लो। एक बार सवाल पूछा हुआ है, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि सेंट्रोइड निकालो, उसने बोला कि अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट निकालो जो इस ट्रायंगल को 3 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दे, इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में। तो कोमा में नहीं जाना है, वो सेंट्रोइड ही होता है।
नीचे नोट डाल के लिखो इसके नीचे, सेंट्रोइड इज अ पॉइंट, centroid is a point, centroid is a point which divides a triangle, which divides a triangle into three triangles of equal area. Centroid is a point which divides the triangle into three triangles of equal area. Centroid is a point which divides the triangle into three triangles of equal area. Centroid is a point which divides the triangle into three triangles of equal area. Which divides the triangle into three triangles of equal area. एक छोटा सा सवाल है, ट्रायंगल दिया है, सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान है बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो 1 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, कॉमा 2 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा ये? 3 कॉमा 11 बाई 3। ठीक, नेक्स्ट अगला सेंटर कौन सा पढ़ा जाए? सरकम सेंटर पढ़ते हैं। चलो हेडिंग लगाओ, सरकम सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं बच्चों, ओ से। कोई बताओ क्या होता है, व्हाट इज सरकम सेंटर? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। एल्टीट्यूड्स बच्चे ऑर्थो सेंटर में आएगा। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो सबसे पहले, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। It is the intersection point of, it is the intersection point of perpendicular side bisectors of a triangle. It is the intersection point of perpendicular side bisectors of a triangle. It is the intersection point of perpendicular side bisectors of a triangle. यानी कि ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करने वाला परपेंडिकुलर लाइन, जो इसको बाइसेक्ट भी करे और इसके परपेंडिकुलर भी हो। सिमिलरली इस वाले साइड का, सिमिलरली इस वाले साइड का, ये तीनों परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जहां आके मिलता है, दैट इज सरकम सेंटर ओ। इसका खास बात क्या होता है जानते हो? ये एक सर्कल का सेंटर होता है, सरकम सेंटर, सेंटर फॉर सर्कल। एक सर्कल का सेंटर होता है, जो सर्कल कहां से पास करता है बच्चों? ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। ये इस वाले सर्कल का सेंटर होता है ये, इसलिए इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। अब अगर ये सेंटर है तो ध्यान से देखो, तो क्या ये वाला डिस्टेंस रेडियस नहीं हो जाएगा? आर, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब इसमें हम प्रॉपर्टी यही यूज करते हैं कि जो सरकम सेंटर होता है बच्चों, उसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होता है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, तीनों से बराबर डिस्टेंस, और ये आर के बराबर होता है। इसको सरकम रेडियस बोलते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम कि सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मान लिया, जो निकालना है, और एक बार हम इक्वेट कर देते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और एक बार इक्वेट कर देते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। दो इक्वेशन बनाते हैं एक्स और वाई में, दो अननोन एक्स और वाई का वैल्यू आ जाता है। इसका कोई फॉर्मूला रटने लायक नहीं है, ठीक है। लिखो, अभी सवाल करेंगे। तो इसमें करना हमको यही है, सरकम सेंटर को मान लो, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और एक बार उसका ए और बी से डिस्टेंस बराबर कर दो, और एक बार उसका डिस्टेंस ए और सी से कर दो, या बी और सी से कर दो, जो तुम्हारी मर्जी है। और दो इक्वेशन बना के सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे।
नीचे लिख लेना, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। सॉल्व दिस टू इक्वेशंस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। Solve these two equations to find the coordinate of circumcenter. To find the coordinates of circumcenter. Solve these two equations to find the coordinate of circumcenter. बच्चे हम तो कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। रूट आएगा ना, जब डिस्टेंस निकालोगे तो रूट आएगा। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट आएगा ना। तो कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल थोड़ी होता है बच्चे, स्क्वायर करके ही तो उसको गायब करते हैं। रूट से रूट कैंसिल नहीं करते हैं ऐसे, दिस इज नॉट द रूल। हम स्क्वायर करके ही रूट को गायब करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है ताकि रूट गायब हो जाए, और कोई बात नहीं है। सवाल लिखो, a 2,3, b 5,3 and c 5,7 are the coordinates of a triangle ABC, या फिर vertex of the triangle ABC, then find its circumcenter. A 2,3, B 5,3, C 5,7 are the vertices of a triangle ABC, then find its circumcenter. Find its circumcenter. किसने बोला? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC के लिए ट्राइंगल इक्विलेटरल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर एक सर्कल इसके तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा बच्चे, उसका तीनों से डिस्टेंस बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो करना हमको वही है बच्चों। लेट ओ का कोऑर्डिनेट मान लो XY, ओ का कोऑर्डिनेट, और एक बार इक्वेट कर दो OA और OB। तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दिया, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, ताकि रूट नहीं आए। OA स्क्वायर कितना आएगा? ये XY है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर कितना आएगा? x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है क्या? ये दोनों शहीद हो गए, y माइनस 3 होल स्क्वायर आपस में गए। इसको अगर तोड़ दें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको तोड़ दें तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर शहीद, माइनस 10x इधर आके बन गया 10x, 10x माइनस 4x हो गया 6x, RHS में 25 माइनस 4 21, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 21/6, यानी कि 7/2, इक्वेशन नंबर 1। x डायरेक्टली मिल गया क्योंकि y कैंसिल हो गया था। ठीक है क्या? एक बार ले लो आप OB इक्वल टू OC, जो मर्जी करे ले लो। OB इक्वल टू OC ले लेता हूं, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OB को अगर देखें तो x माइनस 5 y माइनस 3, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर, और अगर OC को देखें तो x माइनस 5 y माइनस 7, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर, x माइनस 5 स्क्वायर उड़ गया, इसका वैल्यू आ गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9,
और इधर आ गया वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सहित माइनस 14 इधर आके प्लस 14, 14 माइनस 6 हो गया 8y, RHS में गया 49 माइनस 9 यानी कि 40, y का वैल्यू आ गया बच्चों 5। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आसानी से सॉल्व हो गया। x का वैल्यू 7/2, y का वैल्यू 5, तो सेंटर सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 7/2, 5। दिस इज आंसर। किसी को कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? सर्कम सेंटर समझ में नहीं आया था तो पूछना चाहिए था ना, उस समय क्यों नहीं पूछा? ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तीनों साइड का, ठीक है। सबसे पहला चीज तो ये, अरे पॉइंट से क्या, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट करेगा, तीनों जहां आके मिलेगा, दैट इज सर्कम सेंटर। भाई स्केल से मेजर कर लेंगे यार। ये ले 5-10 सेंटीमीटर का लाइन है, तो हम यहां से 5 पे जाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे स्केल का यूज करके, हो गया परपेंडिकुलर। और कैसे लोगे? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, क्लास बंद करते हैं भाई, फालतू में टाइम पास क्यों कर रहे हैं हम? परपेंडिकुलर कैसे लेंगे? अरे भाई खींच लेंगे स्केल से। परपेंडिकुलर कैसे लिया जाता है? 90 डिग्री एंगल बनाना, 90 डिग्री एंगल बनाना नहीं आता है? अरे पॉइंट की क्या जरूरत है? बोल तो रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो दो पॉइंट पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो मिड पॉइंट नहीं मिल गया तुमको? ये यही तो है पॉइंट। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बच्चे, डेफिनेशन तो पढ़ो एक बार ठीक से। जो पॉइंट साइड को दो पार्ट में बांटे वो हो गया मिड पॉइंट। वहां से एक लाइन खींचो जो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। क्लास 8-9 में लेके मत जाओ मुझे यार, मैं ऐसे पुराना चीज बता ही रहा हूं, ऐसा नहीं है नहीं बता रहा हूं। ये बोलोगे सर परपेंडिकुलर खींच के दिखाओ, तब कैसे होगा ये? ओ भाई हो गया, लिखना हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली, स्मॉल एच भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है। ऑर्थो सेंटर, चलो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं चुपचाप बताते रहता हूं, तुम लोग सुनते जाओ। ये ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज सपोज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। बच्चों एक चीज होता है एल्टीट्यूड्स, ध्यान से सुनना, अगर तुमने पहले जीवन में कभी नहीं सुना तब भी सुनो। किसी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। हाँ, तो कहां से ड्रॉ करते हैं? अपोजिट वर्टेक्स से। वैसे ही इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें और इस वाले वर्टेक्स से इस वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये तीन एल्टीट्यूड आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज ऑर्थो सेंटर। क्या मेरी बात क्लियर है?
लिखो, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. It is the intersection point of altitudes of a triangle. It is the intersection point of altitudes of a triangle. It is the intersection point of altitudes of a triangle. देखो इसमें भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं. 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, बस 5 मिनट. ये है h का कोऑर्डिनेट, कुछ मान लेना है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकल के आएगा. देखना, इसको, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं D. ध्यान से देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना. इस पॉइंट को D, और जहां डाउट हो वहां पूछना. ये डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया, अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हो तुम लोग, इसलिए. इस पॉइंट को नाम दे दिया D, और ये जो एल्टीट्यूड यहां पे आया इसको नाम दे दिया मैंने E. ठीक है. एक बात बताओ, क्या मैं BC का स्लोप निकाल सकता हूं? लास्ट क्लास स्लोप निकालना सिखाया था. अगर 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप निकालना क्या मुझे आता है? MBC कितना आएगा बताओ तो? y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2. अच्छा, एक और बात बताया था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1. अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब अगर इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है. ये भी बताया था. तो क्या m2 का वैल्यू -1/m1 हो जाएगा? अब यहां ध्यान दो, BC का स्लोप पता लग गया. क्या AD BC के परपेंडिकुलर है? AD जो है, क्या वो BC के परपेंडिकुलर है? तो क्या स्लोप ऑफ AD को अगर मैं -1 बाई स्लोप ऑफ BC लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा? MBC इंटू MAD -1 आना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है. तो यहां से हमको AD का स्लोप मिल गया. AD का स्लोप मिल गया, और AD पे ऊपर एक पॉइंट पता है A. याद करो, मैंने बताया था अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट पता हो x1 y1 और उसका स्लोप पता हो m, तो क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते थे? क्या होता था? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यही होता था. अब मैं AD का इक्वेशन लिख रहा हूं, देखना, इक्वेशन ऑफ AD का इक्वेशन कितना लिख सकता हूं? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ AD जो निकाला है वो रख दूंगा, इंटू x माइनस x1. क्या मैंने सही लिखा है? सुनते जाना. अब सेम काम कर रहा हूं मैं BE के साथ. BE के पास जाने से पहले मुझे सबसे पहले जाना पड़ा AC के पास. मैंने लिखा स्लोप ऑफ AC, इस लाइन का स्लोप कितना आता? y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1, इसका स्लोप. और देखो AC के परपेंडिकुलर था BE, तो मैं स्लोप ऑफ BE लिखता -1 बाई स्लोप ऑफ AC, क्योंकि BE जो था वो AC के परपेंडिकुलर था. अब देखो BE का स्लोप पता लग गया, और BE पे एक पॉइंट पता है x2 y2, ये BE का पॉइंट. तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ BE लिख सकता हूं? y माइनस, जहां y1 आता था वहां कौन आएगा? y2 इक्वल टू MBE जो निकाला है रख दूंगा, इंटू x माइनस x2. इक्वेशन नंबर 2. मैंने क्या किया अभी तक? मैंने 2 एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखा, एक AD का और एक BE का. और ध्यान से देखो तो AD और BE का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो ऑर्थो सेंटर है. AD और BE का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो ऑर्थो सेंटर है कि नहीं? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, तो क्या मुझे ऑर्थो सेंटर नहीं मिल गया? बस इतना ही करना है बच्चों आपको. 2 एल्टीट्यूड, किसी भी 2 एल्टीट्यूड का, 3 है तुम्हारे सामने, किसी भी 2 का इक्वेशन लिख लो, AD का, BE का, या फिर AD का, CF का, जिसका मन करे, और उन दोनों को सॉल्व कर लेना है. आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. बात समझ में आया? यह है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्थो सेंटर निकालने का. नोट करो इसको पहले, और किसी को डाउट है तो पूछो.
किसके बैकग्राउंड में हॉर्न बज रहा है भाई? तुमको कोऑर्डिनेट का मैं एकदम बेसिक से उठा के लेके चल रहा हूं बच्चों। ये सब चीज तुमको कहीं बुक में ढूंढोगे, अभी 11-12 का बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई टीचर पढ़ाएगा, रटा के भेज देगा कि ये रट लो, ऐसा होता है। कोई नहीं बताएगा कॉन्सेप्ट की निकल के कहां से आता है। तो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से पढ़ो। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, मजा मत लो ऑनलाइन बैठ के। उससे ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा भला होगा। मेरा तो क्या ही भला होगा, जितना होना था हो चुका है मेरा। लास्ट में लिख लेना इसको लिखने के बाद, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 to find coordinate of orthocenter. Solve equations 1 and 2 to find the coordinate of orthocenter. Solve equations 1 and 2 to find the coordinate of orthocenter. मैं एक सवाल लिखता हूं, अगर तुमको समझ में आया है तो तुम खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना है। एक ट्राइंगल है बच्चों जिसका कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेक्स है इसका 0, 0, 3, 4, 2, 5, 0, 0, 3, 4, 2, 5। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। चलो 3 मिनट का टाइम देता हूं, 3 मिनट का आंसर बता दो मुझे इसका। बिल्कुल जैसे किया था वैसे ही करना है। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। क्या लगता है तुमसे बन जाएगा? बनाओ।
गलत। फिर से चेक कर बच्चे, आंसर तेरा सही आ सकता है, फिर से चेक करो। कोई तो बोलो आंसर, एक का भी नहीं आया यार। हाँ बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, सही है। चलो एक का तो आया, कैरियर बचा लिया मेरा। सही है। चलिए ठीक है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बोर्ड पे देखो। देखो एक एल्टीट्यूड में ले लेता हूं भाई एडी, इसको नाम दे देता हूं डी, और एक यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, कोई भी दो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बीई बोल देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने लिखा स्लोप ऑफ बीसी, एम बी सी, y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, तो ऊपर 1 नीचे -1, ये हो गया -1। तो AD जो इसके परपेंडिकुलर था, तो स्लोप ऑफ AD आ जाता बच्चों -1 बाई एम बी सी, यानी कि -1 बाई -1 दैट इज 1। AD का स्लोप निकल गया, और AD के ऊपर पॉइंट पता था 0 0, तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 के जगह बच्चों 0 है, इक्वल टू एम ए डी का वैल्यू 1 है, इंटू एक्स माइनस x1 भी 0 है। तो यहां से देखो तो y इक्वल टू एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 1। एक एल्टीट्यूड का काम हो गया। अब दूसरे के पास चला, बी के पास। उसके लिए सबसे पहले मुझे AC के पास जाना है, एम ए सी, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, ये आ गया बच्चों 5/2 इसका स्लोप। तो इसके परपेंडिकुलर है बी, तो बी का स्लोप आ जाएगा -1/5/2 यानी कि -2/5। बी का स्लोप आ गया, बी पॉइंट पता था 3 4, इक्वेशन ऑफ बी y माइनस y1 यानी कि 4 इक्वल टू एम बी इज -2/5 इंटू एक्स माइनस 3। देखो अगर ध्यान से 5 को इधर ले आते हैं, तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 5y माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल टू -2x, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 इंटू 3 6। इधर ले आओ सबको, तो 2x प्लस 5y, और 20 को उधर भेज दें तो 20 प्लस 6 हो गया 26, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से y का वैल्यू x से उठा के रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2x प्लस 5 इंटू वाई की जगह रख दिया हमने x इक्वल टू 26, 2x प्लस 5x हो गया 7x इक्वल टू 26, x का वैल्यू आ गया y 26/7। और इसको इक्वेशन 1 में वापस डाल दो तो y का वैल्यू भी उतना ही आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू x था, तो y का वैल्यू भी हो गया 26/7। तो बस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 26/7, 26/7। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है तो नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्लास कितने बजे होता है तुम्हारा? 3:30 से ना। और कल 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 नेक्स्ट क्लास कितने बजे से होता है मेरे क्लास के बाद? 3:30 ना, ठीक है। अच्छा 6:30, तो कल 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 बच्चों क्लास के बाद, कल 2 बजे से क्लास है ना अपना?
तो 2 बजे से 3 बजे तक क्लास करेंगे, और 3 बजे से जिसका भी डाउट होगा, जिसको जिसको जाना होगा 3 बजे, जिसका डाउट नहीं होगा वो लोग जा सकता है, और जिसका जिसका डाउट होगा कल 3 बजे से पूछ लेना तुम लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट करें, आगे का कहानी अभी इसमें और बचा है, इसका प्रॉपर्टी बचा है कुछ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहो, इसका असाइनमेंट मैं भेजूंगा। अभी इसमें सवाल ववाल कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जब असाइनमेंट मिलेगा, जब एनसीईआरटी में पहुंचेंगे वहां तक, तब सॉल्व करना। अभी मैं बेसिक हूँ, अभी अंदर हूँ मैं, अभी जमीन के बाहर ही नहीं निकला हूँ मैं, अभी अंदर ही अंदर घूम रहे हैं हम, फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहे हैं ताकि आगे कहानी अच्छा हो। नोट करें इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय।